दोस्तों सल्तनत उस्मानिया यानी ओटोमन एम्पायर। दोस्तों इसकी स्थापना उस्मान गाजी ने किया था और उनके वालिद थे अर्तुगरुल गाजी। सल्तनत उस्मानिया 3 महाद्वीप पे फैली हुई थी और आपको ये जानकर हैरानी होगी कि जब ये सल्तनत टूटा तो इससे तकरीबन 40 नए देश वजूद में आए। लेकिन आप ये जानकर हैरान हो जाएंगे कि सल्तनत उस्मानिया की शुरुआत एक छोटे से कबीला जिसका नाम काई था वहां से हुआ, जिसमें एक समय कुल आबादी सिर्फ 100 खानदानों की ही थी। लेकिन कैसे एक छोटा सा काई कबीला एक बड़ा साम्राज्य बना। दोस्तों आज की इस वीडियो में पूरी डिटेल के साथ बताने वाले हैं कि कैसे एक काई कबीला एक बड़ा साम्राज्य बना और कैसे अर्तुगरुल गाजी की मौत, कैसे उस्मान गाजी की पैदाइश हुई और फिर उनकी मौत हुई। खिलाफत उस्मानिया को 1921 में कैसे तोड़ा गया। दोस्तों सल्तनत उस्मानिया के बारे में इस वीडियो में इतनी बातें बताएंगे और हमने इतना रिसर्च करके ये वीडियो बनाया कि यकीनन आप इस वीडियो को देखने के बाद सल्तनत उस्मानिया पे कोई और वीडियो देखने की जरूरत ही नहीं होगी। इसके लिए बस आप लास्ट तक बने रहे। तो दोस्तों शुरू करते हैं काई कबीले से। दोस्तों खिलाफत उस्मानिया की बुनियाद 13वीं सदी में रखी गई उस्मान गाजी द्वारा। दोस्तों सल्तनत उस्मानिया में ऐसे ऐसे बहादुर सुल्तान तख्त नशीन हुए जो न सिर्फ उस्मानिया सल्तनत को बचाए रखा बल्कि उसका दायरा भी यानी सरहदें भी बढ़ाते रहे अपने अपने दौर में। दोस्तों सल्तनत उस्मानिया के जो आबाओ अजदाद थे यानी उनके बाप दादा वो कुर्दिस्तान के रहने वाले थे, लेकिन मंगोलों ने जब उन पर हमला किया तो ये सब मंगोलों की डर की वजह से अर्तुगरुल गाजी की क़यादत में अनातोलिया चले गए। अर्तुगरुल गाजी के साथ जो लोग गए थे उसकी तादाद किताबों में कुछ यूं है कि काई कबीले में उस वक्त 100 खानदान और 400 ही घुड़सवार थे। उस वक्त अनातोलिया में मुसलमानों की हुकूमत थी जो सल्जुक सल्तनत कहलाती थी। दोस्तों अर्तुगरुल गाजी जब अपनी काई कबीले के साथ कुर्दिस्तान से अनातोलिया जा रहा था तो रास्ते में एक दिलचस्प वाकया हुआ। अर्तुगरुल गाजी ने देखा कि 2 फौज आपस में लड़ रही, एक की तादाद काफी कम और कमजोर थी तो वहीं दूसरी की तादाद काफी ज्यादा और काफी मजबूत थी। तो दोस्तों अर्तुगरुल गाजी और उनके कबीले वाले जो फितरतन काफी बहादुर हुआ करते थे और वे बहुत रहमदिल भी होते थे, इसीलिए अर्तुगरुल गाजी ने कमजोर और कम तादाद वाली फौज का साथ दिया। तो इत्तेफाक देखिए कि जिस फौज को अर्तुगरुल गाजी ने साथ दिया था वो फौज सेल्जुक सल्तनत की थी, लेकिन अर्तुगरुल गाजी को मालूम नहीं था कि ये सल्जुकी फौज है। लिहाजा जब अर्तुगरुल गाजी ने अपने थोड़े से फौज के साथ पूरी ताकत से हमला किया तो वो पूरी की पूरी फौज भाग खड़ी, क्योंकि भागने वाली फौज समझ रही थी कि सल्जुकी फौज को कोई नई फौज मिल गई। यही वजह है कि जो सल्जुकी फौज पहले हार मान चुकी थी वो अर्तुगरुल गाजी और उनकी फौज की मदद से फतहयाब हुई। दोस्तों ये बात जब सुल्तान अलाउद्दीन को मालूम हुआ अर्तुगरुल गाजी के कबीले के लिए तो अपनी सरहद पे एक जागीर अता किया, वहीं पे काई कबीला आबाद हो गया और सल्जुक सल्तनत के सुल्तान यानी सुल्तान अलाउद्दीन को एक वफादार दोस्त मिल गया। 1258 ये वो साल था कि जिसको इस्लामी तारीख में काले साल के तौर पे याद किया जाता है। ये वही साल था कि जब बगदाद जो उस दौर का इस्लामिक दुनिया का सबसे तरक्की याफ्ता शहर हुआ करता था, उस शहर को मंगोल शासक हलाकू खान ने हमला करके पूरी तरह बर्बाद कर दिया। तारीख में बगदाद की बर्बादी कुछ यूँ बयान हुई है कि मुसलमानों के बच्चे और औरतों को गुलाम बना लिया गया और उनके मर्दों को कत्ल करके उनके सरों से मीनार बना दिया गया। इतने बड़े कत्लेआम के बाद हर इंसान यही सोच रहा था कि मुसलमान दोबारा कभी भी अपना खोया हुआ मकाम हासिल नहीं कर पाएगा, लेकिन तकदीर ऐसे सोचने वालों पे हंस रही थी, क्योंकि इसी साल 1258 में ही काई कबीले के सरदार अर्तुगरुल गाजी के घर एक बच्चा पैदा हुआ, जिस बच्चे के नाम अर्तुगरुल गाजी ने उस्मान रखा। मुस्तकबिल में इसी बच्चे से एक कुव्वत यानी एक ताकत वजूद में आना था कि जिस ताकत का मुकाबला करना यूरोप, एशिया या दुनिया की किसी भी फौज के लिए मुमकिन ही नहीं थी। दोस्तों उस्मान गाजी अपने वालिद के नक्शे कदम पे चलते हुए सल्जुक सल्तनत के वफादार रहे। जवानी की उम्र में उस्मान गाजी एक बुजुर्ग के पास पढ़ने जाया करते थे। उस बुजुर्ग की बहुत ही खूबसूरत एक साहिबजादी थी जिसका नाम बाला खातून था। उस्मान गाजी बाला खातून को देखते ही उस पे फिदा हो गए। यही वजह है कि उस्मान गाजी ने उस बुजुर्ग से बाला खातून के साथ निकाह करने की ख्वाहिश जाहिर की। तो उस्मान गाजी जो सरदार के बेटे थे और काफी अमीर थे, वहीं उसके मुकाबले वो बुजुर्ग काफी गरीब था। ये देखते हुए उस बुजुर्ग ने इनकार कर दिया। उस बुजुर्ग की लड़की की खूबसूरत और इल्मी सिफात को देखते हुए बहुत से ऐसे लोगों ने निकाह का पेशकश की जो उस्मान गाजी से कई ज्यादा दौलतमंद थे, लेकिन उस बुजुर्ग ने उन सबको इनकार कर दिया। एक बार की बात है कि जब उस्मान गाजी सो रहे थे, उन्होंने ख्वाब में देखा कि उसके बुजुर्ग उस्ताद के सीने से एक चांद निकला और उनके सीने में दाखिल हो गया और उसके पहलू से एक पेड़ नमूदार हुआ, जो पेड़ बढ़ता ही चला गया और यहाँ तक उस पेड़ की शाखें आसमान से जा लगी। उस दरख्त के नीचे दुनिया के 4 बड़े दरिया दजला, फरात, नील और डेन्यूज बह रहे थे और 4 बड़े पहाड़ कोहे काफ, कोहे तूर, कोहे बलकान और कोहे अतलस इस शाखों को संभाले हुए थे। और फिर अचानक से बहुत तेज हवा चलती और उस पेड़ की पत्ते अचानक से उड़ते उड़ते एक शहर की तरफ चले गए, जो शहर 2 महाद्वीप और समंदर के किनारे बसा हुआ था और एक अंगूठी की तरह दिखता था। उस्मान गाजी उस अंगूठी के पहनने ही वाले थे कि अचानक उसकी आंख खुल गई। उस्मान गाजी ने यह ख्वाब अपने बुजुर्ग उस्ताद को बताया तो
तो उस्मान गाजी के ख्वाब सुनने के बाद उनके शेख अदावाली ने यानी वो वली सिफत बुजुर्ग ने फौरन समझ गए और उसने अल्लाह की हिकमत को समझते हुए अपनी बेटी का निकाह उस्मान गाजी से करा दिया। दोस्तों उस वक्त उस्मान गाजी सल्जुक सल्तनत के जागीरदार के अलावा और कुछ नहीं थे। जब मंगोलों ने सल्जुक सल्तनत के सुल्तान पे हमला करके सल्जुक सल्तनत के सुल्तान अलाउद्दीन को शहीद कर दिया तो उस्मान गाजी बिल्कुल आजाद हो गए। उसके बाद उस्मान गाजी ने अपनी ही सल्तनत की स्थापना कर दी। दोस्तों एक बात जो लोग अक्सर गलतफहमियों का शिकार होते रहते हैं कि अर्तुगरुल गाजी की मौत कैसे हुई, इन पे बहुत तरह की अफवाहें भी फैली है। लेकिन आज की इस वीडियो में मैंने पहले ही कहा था, वीडियो देखने के बाद आपको ओटोमन हिस्टोरी पे दूसरी वीडियो देखने की जरूरत ही नहीं होगी। दोस्तों अर्तुगरुल गाजी की मौत के बारे में जानने से पहले हम आपको ये बता दें कि जो शख्स अल्लाह की राह में जिहाद करता है उसे दो नामों से पुकारते हैं। अल्लाह की राह में जिहाद करने वाला शहीद कहलाता है या फिर गाजी कहलाता है। दोस्तों जैसा कि हम सभी जानते हैं कि अर्तुगरुल गाजी के नाम में ही गाजी जैसा शब्द लगा है। इससे यह बात साफ साबित होता है कि अर्तुगरुल गाजी किसी भी जंग में शहीद नहीं हुए थे बल्कि वो गाजी थे। अब सवाल ये है कि जब किसी भी जंग में वो शहीद नहीं हुए थे तो फिर उनकी मौत कैसे हुई। तो दोस्तों जब इतिहास की किताबों को खंगालेंगे तो आपको ये पता चलेगा कि जब अर्तुगरुल गाजी 1279 में काफी बूढ़े हो चुके थे तो उन्होंने अपने कबीले की सारी जिम्मेदारी अपने सबसे छोटे बेटे उस्मान गाजी को दे दिया। लिहाजा अर्तुगरुल गाजी की मौत से पहले ही अर्तुगरुल गाजी ने अपने छोटे बेटे उस्मान गाजी को अपना खलीफा यानी सरदार बना दिया और उस्मान गाजी के सरदार बनने के सिर्फ 2 सालों के बाद ही यानी 1281 में अर्तुगरुल गाजी की मौत हो गई। अर्तुगरुल गाजी की मौत एक आम मौत थी, यानी जिस तरीके से बुजुर्ग लोगों की मौत होती है उसी तरीके की थी। दोस्तों अर्तुगरुल गाजी की कब्र आज के दौर में तुर्की के एक शहर है जिसका नाम शोगोत है, वहाँ मौजूद है। उनके बाजू में उनकी बीवी हलीमा सुल्तान की भी कब्र है। ये भी गलतफहमी है कि अर्तुगरुल गाजी से पहले हलीमा सुल्तान की मौत हुई। तो मैं पहले ही बता चुका हूँ कि ये वीडियो देखने के बाद आपको ओटोमन हिस्टोरी पे कोई और वीडियो देखने की जरूरत ही नहीं होगी। दोस्तों अर्तुगरुल गाजी की बीवी की मौत यानी उस्मान गाजी की माँ हलीमा सुल्तान की मौत अर्तुगरुल गाजी के मौत के 1 साल के बाद हुआ था। यानी अर्तुगरुल गाजी के मौत के बाद हलीमा सुल्तान की मौत हुई थी। लेकिन दिरलिस इर्तुगरुल में अर्तुगरुल गाजी के मौत से पहले ही हलीमा सुल्तान की मौत दिखाया गया है। वो इसलिए क्योंकि वो जो खातून थी जो हलीमा सुल्तान की किरदार निभा रही थी, फिल्म में काम अब नहीं करना चाहती थी, उसको काम छोड़ने की वजह से हलीमा सुल्तान की मौत पहले दिखाया गया। बहरहाल आप तो ये अब समझ ही गए हो कि अर्तुगरुल गाजी के मौत के 1 साल के बाद हलीमा सुल्तान की मौत हुई। दोस्तों अब अर्तुगरुल गाजी की बात आ ही गई हो तो क्यों न इनके बारे में कुछ डिटेल से बता दिया जाए, क्योंकि ये वीडियो ही उस्मानिया सल्तनत की स्टोरी पे है। दोस्तों एक बार की बात है कि दरियाए फुरात को पार करते हुए काई कबीले के सरदार और अर्तुगरुल गाजी के वालिद सुलेमान शाह घोड़े से दरिया में गिर जाते हैं और उनकी मौत हो जाती है। इसके बाद कबीले वालों ने अर्तुगरुल गाजी को अपना सरदार चुना। दोस्तों सुलेमान शाह अर्तुगरुल गाजी के वालिद थे और काई कबीले के सरदार, ये तो हम जानते हैं। लेकिन क्या आपको पता है कि सुलेमान शाह की कब्र तकरीबन 700 सालों के बाद एक जगह से दूसरे जगह ले जाकर शिफ्ट किया गया था। दोस्तों ये बिल्कुल ऐतिहासिक बात और हकीकत है। लेकिन ऐसा क्यों किया गया था यही इस वीडियो में हम बताएंगे। इसके लिए आपसे एक छोटी सी गुजारिश है, अगर आप हमारी वीडियो को यहाँ तक देख लिए तो यकीनन हमारी वीडियो आपको पसंद आई होगी। तो आपसे एक छोटी सी गुजारिश है कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बगल में बेल आइकन को दबाना ना भूले और हमारी हौसला अफजाई के लिए हमारी वीडियो को लाइक किया करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर किया करें। इस वीडियो में पहले ही बता चुका हूँ कि सुलेमान शाह की मौत दरियाए फुरात को पार करते हुए घोड़े से गिरकर नदी में डूबने के कारण हुआ था, तो नहरे फुरात के पास ही उन्हें दफन कर दिया गया। दोस्तों आपकी जानकारी के लिए हम बता दें, सुलेमान शाह की कब्र थी वो तुर्की में नहीं थी, वो नहरे फुरात के किनारे पे वो दूसरी कंट्री या मुल्क शाम के करीब थी। लिहाजा जब तक खिलाफत उस्मानिया कायम थी तब तक सुलेमान शाह की कब्र पे तुर्की का परचम लगाने की इजाजत थी। लेकिन जब खिलाफत उस्मानिया खत्म कर दी गई तो वहाँ पे काफी ज्यादा मुल्क शाम में मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा था। लिहाजा इसी वजह से 2015 में अचानक से तुर्की हुकूमत ने यह फैसला लिया कि सुलेमान शाह की मजार को मुल्क शाम से तुर्की ले जाने का। तुर्की ने ये किया भी। शायद ये काम इतिहास में पहली बार हुआ होगा, एक मजार को एक जगह से दूसरे जगह ले जाना पड़ा। दोस्तों अर्तुगरुल गाजी का जब भी जिक्र होता है तो इब्नुल अरबी का याद जरूर आता है, और जब इब्नुल अरबी का याद आता है तो इब्नुल अरबी का संदूक का ख्याल भी जरूर आता है कि आखिर उस संदूक में था क्या कि जिसके पीछे तमाम ईसाइयत पड़ी हुई थी, और उस संदूक को पाने के लिए कई जंग भी हुई थी। लेकिन इब्नुल अरबी ने उस संदूक को न सिर्फ छुपा के रखा, उस संदूक को उसके पास पहुंचाया जो उस संदूक का हकदार था। तो दोस्तों पहले हम ये जानते हैं कि इब्नुल अरबी थे कौन। तो इब्नुल अरबी गौसे आजम रदियल्लाहु ताला अन्हु के रूहानी बेटा था। ये अल्लाह के बहुत बड़े वली गुजरे हैं, और आपको बता दें कि अर्तुगरुल गाजी की पूरी जिंदगी में तमाम फतुहात में इनका बहुत बड़ा योगदान रहा है। जब अर्तुगरुल गाजी बहुत परेशान होते थे तो इनकी बारगाह में हाजिर हुआ करते थे। दोस्तों वो संदूक जो हजरत इब्नुल अरबी के पास था, जो उन्होंने अर्तुगरुल गाजी को दिया था, उस संदूक में हजरत खिज्र अलैहिस्सलाम का कमीज़े मुबारक थी। ये वो कमीज थी हजरत इब्नुल अरबी ने अर्तुगरुल गाजी को दिया था। दोस्तों आपको बता दें कि ये एक ऐसा कमीज थी कि जिसने भी इस कमीज को पहना वो कभी भी जंगों में शिकस्त नहीं खाया, उसने हमेशा फतह हासिल की।
इस कमीज के मुतालिक एक दिलचस्प बात यह भी है कि अर्तुगरुल गाजी की छठी नस्ल में पैदा होने वाले सुल्तान, जिसका नाम सुल्तान मोहम्मद फातेह था, जिन्होंने कुस्तुनतुनिया जैसा बड़ा शहर को फतह किया था और बाइजेंटाइन एम्पायर को दुनिया से ही मिटा दिया। तो जब सुल्तान मोहम्मद फातेह कुस्तुनतुनिया को फतह करने गए थे तो उस वक्त सुल्तान मोहम्मद फातेह भी यही कमीज पहने हुए थे जो कभी उनके दादा ने पहना था, इब्नुल अरबी का दिया हुआ कमीज। अर्तुगरुल गाजी की सारी औलादे तक ये कमीज पहुंचती रही। उस्मानिया सल्तनत के तकरीबन सारे सुल्तानों ने इस कमीज को पहना था। दोस्तों, तुर्की के सल्तनत उस्मानिया अभी तक का मानव इतिहास का सबसे बड़ी सल्तनत थी। सल्तनत उस्मानिया ने 600 सालों से 700 सालों तक आधी दुनिया पे लगातार हुकूमत की। दोस्तों, खिलाफत उस्मानिया की सरहदें एशिया से लेकर यूरोप, अफ्रीका तक फैली हुई थी, यानी 3 महाद्वीपों तक फैली हुई थी। दोस्तों, खिलाफत उस्मानिया कायम होने के 100 सालों के अंदर में ही आधी से ज्यादा दुनिया को फतह कर लिया था। मिस्र से लेकर फलस्तीन, जॉर्डन, सीरिया और फ्रांस के आधे से ज्यादा हिस्सा खिलाफत उस्मानिया के कब्जे में था। 17वीं सदी ईस्वी तक ये सल्तनत इतनी बड़ी और इतना ताकतवर हो चुका था कि इसके पास दुनिया की आधी से ज्यादा दौलत मौजूद था। दोस्तों, आपको ये जानकर शायद हैरानी होगी कि फ्रांस, जर्मनी और जापान जैसे बड़े बड़े मुल्कों ने भी खिलाफत उस्मानिया से कर्जा लिया करते थे। ये सल्तनत इतनी बड़ी थी कि जब 1923 में इसको खत्म किया गया तो तकरीबन 40 नए देश का निर्माण हुआ। सल्तनत उस्मानिया की स्थापना हम सभी जानते हैं कि उस्मान गाजी ने किया था, जो काई कबीले के सरदार सुलेमान शाह के पोते थे और अर्तुगरुल गाजी के बेटे थे। दोस्तों, 1863 में खिलाफत उस्मानिया में एक बैंक की स्थापना किया गया था। इस बैंक को बनाने का मकसद देश के गरीब और कमजोर लोगों की मदद करना था। दोस्तों, आपको ये जानकर हैरानी होगी कि इतिहासकारों का दावा है कि हिंदुस्तान के शेर मैसूर हजरत टीपू सुल्तान भी खिलाफत उस्मानिया का हिस्सा थे। उस्मानिया सुल्तान सर सलीम ने उनको अपना सिक्का हिंदुस्तान में चलाने की इजाजत दी थी। दोस्तों, उस्मानियों का खुद का अपना बैंक था। सल्तनत उस्मानिया ने ही दुनिया में सबसे ज्यादा डॉक्टर और सबसे ज्यादा वैज्ञानिक दिए थे। उस वक्त दुनिया की सबसे ज्यादा पढ़े लिखे लोग इस्तांबुल में रहा करते थे। शिक्षा के क्षेत्र में सल्तनत उस्मानिया कितना आगे था, इसका अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि खिलाफत उस्मानिया के दौर में हर मस्जिद में और हर मदरसे में बड़ी बड़ी लाइब्रेरी मौजूद हुआ करती। दोस्तों, उस दौर में तुर्की के मुसलमानों ने एक संगठन बनाया था जिसका नाम अल अखयान जमात था, जिसका काम गरीब और कमजोर लोगों की आर्थिक मदद करना था। अल अखयान ये अमीर लोगों की जमात थी जिन लोगों ने अपनी तमाम दौलत गरीबों के ऊपर निछावर कर दी थी। उस वक्त में खिलाफत उस्मानिया की फौज सबसे ताकतवर फौज हुआ करती थी, क्योंकि ये उस वक्त का सुपर पावर हुआ करता था। आपको ये जानकर शायद हैरानी होगी कि बारूद से चलने वाली तमाम हथियारों की खोज तुर्की के मुसलमानों ने ही किया था। दोस्तों, जब हथियार की बात आई तो हम आपको बता दें कि हमारे हिंदुस्तान में भी एक हथियार का आविष्कार हुआ था, जिसके दम पे आज के तमाम सुपर पावर देश इतरा रहे हैं, और वो हथियार था रॉकेट, जिसका आविष्कार हजरत टीपू सुल्तान ने किया था। अभी के दौर में मानो रॉकेट के बगैर सुपर पावर बनना मुमकिन ही नहीं, क्योंकि स्पेस हो या परमाणु बम को लॉन्च करने का, इन सब में रॉकेट का ही इस्तेमाल होता है। फाइटर जेट तो मानो रॉकेट के बगैर कुछ भी नहीं है। वहीं अगर एयर डिफेंस सिस्टम की बात करें तो उसमें अगर रॉकेट ना हो तो दुश्मन देश धज्जियां उड़ा के चले जाएगा। अब तो समझ ही गए होंगे कि अभी के दौर में सुपर पावर रॉकेट टेक्नोलॉजी के बगैर होना मुमकिन ही नहीं है। बहरहाल, मुद्दे पे आते हैं। पानी पे चलने वाली जहाजों पे सबसे पहले बारूदों का इस्तेमाल और तोपों का इस्तेमाल सल्तनत उस्मानिया के दौरे हुकूमत में ही हुआ था। हिंदुस्तान में सबसे पहले तोप और बारूद का इस्तेमाल जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर ने किया था। लेकिन आपको ये जानकर शायद हैरानी होगी कि बाबर जिन तोपों को हिंदुस्तान लाया था वो तोपें भी तुर्की मुसलमानों से ही लेकर आया था। इतिहासकारों का मानना है कि खिलाफत उस्मानिया के तीसरे शासक यानी सुल्तान मुराद अव्वल ने ही बॉडीगार्ड रखने की रस्म शुरू की थी। यानी दुनिया में सबसे पहली बॉडीगार्ड उन्हीं ने ही रखे थे। ये उनकी पर्सनल बॉडीगार्ड थी जो उनके आसपास की चीजों पर नजर रखते थे। दोस्तों, अब सवाल यह है कि इतना बड़ा सल्तनत, इतना ताकतवर सल्तनत आखिर खत्म कैसे हुआ? तो दोस्तों, ये बताने से पहले आपको हम बता दें कि अगर आप हमारी वीडियो को यहाँ तक देख लिए होते, यकीनन हमारी वीडियो आपको पसंद आई होगी। तो आपसे एक छोटी सी गुजारिश है कि अगर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, साथ में बेल आइकन को दबाना ना भूले, और हमारी हौसला अफजाई के लिए हमारी वीडियो को लाइक भी किया करें और शेयर भी किया करें। दोस्तों, 1922 से पहले अरब शरीफ में सल्तनत उस्मानिया की हुकूमत थी। दुनिया में कहीं भी मुसलमानों पर जुल्म सितम हुआ करता था तो उस्मानिया हुकूमत उस जुल्म सितम का हिसाब लिया करता था। दुनिया भर के ईसाइयों और यहूदियों को पता था कि जब तक सल्तनत उस्मानिया है तब तक मुसलमानों का कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। यही वजह है कि दुनिया भर के इस्लाम के दुश्मनों ने उस्मानिया सल्तनत के खिलाफ साजिश करना शुरू कर दी थी। इस्लाम के दुश्मनों ने सबसे पहले एक शख्स को खड़ा किया जो क्रिश्चियन था, लेकिन वो अरबी बोलने में महारत रखता था। वो भी ऐसी अरबी बोलता था कि कोई उस पर शक भी नहीं कर सकता था। इस शख्स ने अरब में अपना काम शुरू किया, यानी उस्मानिया सल्तनत के खिलाफ लोगों को भड़काने लगा कि तुम लोग अरबी हो और तुम पे हुकूमत तुर्क लोग कर रहा है। लेकिन उस वक्त के अरब के सुन्नी मुसलमानों ने उस वक्त उस शख्स की एक न सुनी।
इस शख्स का नाम इतिहास की किताबों में लॉरेन ऑफ अरबिया के नाम से मशहूर हुआ। यह शख्स जो सल्तनत उस्मानिया के खिलाफ साजिश कर रहा था, उसमें ये नाकाम हो चुका था। लेकिन दोस्तों यहूदी और ईसाइयों ने अपनी साजिश को बरकरार रखा और इस शख्स के नाकामी के बाद अमेरिका ने एक और नया आदमी को साजिश करने के लिए भेजा, जिसका नाम हेम्फ्रे था। दोस्तों यहीं पे एंट्री होती है इब्ने अब्दुल वहाब नजदी खां, जिससे वहाबी फिरका चला। जब इन दोनों की मुलाकात हुआ तो इन दोनों ने एक कबीले के सरदार इब्ने सऊद से मुलाकात की। हेम्फ्रे ने इब्ने सऊद को हुक्मरान बनाने का लालच दिया, जिसमें हेम्फ्रे कामयाब हो गया। उसके बाद इब्ने सऊद ने अरब शरीफ में तुर्क के खिलाफ बगावत कर दी। मक्का, मदीना और ताइफ जैसे शहरों को खून से भर दिया। लाखों बेगुनाह मारे गए। लिहाजा खिलाफत उस्मानिया ने कहा कि हम मक्का और मदीना और ताइफ जैसे पाक तरीन शहरों में खून रेजी नहीं करना चाहते हैं, लिहाजा इन इलाकों से खिलाफत उस्मानिया को ख़त्म कर रहे हैं। दोस्तों उसी दिन से मुसलमानों का ज़वाल शुरू हो गया। हिजाज मुक़द्दस का नाम इस्लामिक इतिहास में पहली बार बदल दिया गया और हिजाज मुक़द्दस का नाम इब्ने सऊद ने अपने ऊपर सऊदी अरबिया रखा। दोस्तों ये सारी रिपोर्ट आपको कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताएं। शुक्रिया।